कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद चैप्टर 4। तो देखो, हमारे जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसमें कुछ कंपाउंड्स के अंदर स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ये जो सीरीज आपको पूरी दी हुई है ना, यहाँ पे ये सभी फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक एक करके देखते हैं इसका नाम क्या होता है, सिंबल क्या होता है। तो देखो, जैसे अगर हम बात करें अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स का सिंबल होता है OH। कोई भी जो हमारा कंपाउंड है, जैसे कि अगर मान लो मीथेन है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और वहाँ लगा दो CH3, उसके साथ में OH, तो ये अब बन गया मीथेनॉल। अल्कोहल OH लग गया ना इसके पीछे, इसलिए। नेक्स्ट देखो, जिसमें भी COH, या इसको लिखने का दूसरा तरीका है CHO। दोनों बातें तो सेम ही है, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये क्लोज फॉर्म में बता रखा है। तो ये CHO वाली जो फॉर्म होती है ये होती है अल्डिहाइड। सेम C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई भी ग्रुप होगा कार्बन वाला और यहाँ पे भी कोई कार्बन वाला ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बीच में सिंपल CO और कुछ OH वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो हम इसको बोलते हैं कीटोन। और अगर C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में लगा हुआ है OH, तो अब ये वाला OH अल्कोहल को नहीं बताता। अल्कोहल का सिर्फ ये जो OH है ना, इसका मतलब है कि कार्बन के साथ में OH लगा हुआ है, तो ये अल्कोहल की फॉर्म में है, ठीक है। और इस कार्बन के साथ कुछ और लगा हुआ है, इधर H हो सकता है, दूसरा कार्बन हो सकता है, एक और H हो सकता है, तो हम इस OH को कहेंगे कि ये अल्कोहलिक फॉर्म वाला है। लेकिन अगर C डबली बॉन्डेड विद O और इसके साथ में लगा है OH, अब ये OH अल्कोहल वाला नहीं है, अब ये जो पूरा ग्रुप है ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप बन गया है, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। अगर हमें दिया हुआ है CH3OH, ये है हमारे पास अल्कोहल। अगर आपको दे दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O सिंपल H, या फिर इसी को लिख देते हैं CH3 CHO, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम है। अब ये हमारा ग्रुप है अल्डिहाइड। और अगर हो C डबल बॉन्ड O CH3, अब ये है कीटोन। और अगर हो CH3 COOH, तो अब ये जो हमारी फॉर्म है ये है कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। इसी में एक और भी है CH3 और इसके साथ में सिंपली लगा हुआ है क्लोरीन, या फिर हो सकता है CH3 और इसके साथ में लगा है ब्रोमीन। तो ये जो क्लोरीन या ब्रोमीन है ये बेसिकली क्या होते हैं, इन्हें हम कहते हैं हलोजेंस। तो इनके लिए जो लगता है दैट इज क्लोरीन के लिए क्लोरो और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। नेक्स्ट आता है होमोलॉगस सीरीज। तो देखो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अल्केन्स उनका जनरल फार्मूला, अल्कीन्स उनका जनरल फार्मूला और अल्काइंस उनका जनरल फार्मूला ये हम देख चुके हैं, राइट। तो अगर हम बात करें, जैसे मैं अल्केन सीरीज ले लेती हूँ। अल्केन में हमारे पास है CH4 2 कार्बन वाला C2H। अल्केन है तो क्या करते हैं, इसका डबल प्लस 2, 2 का डबल 4 प्लस 2 6। ऐसे ही C3 अगर होगा 3 का डबल 6 प्लस 2 8। C4 होगा तो 8 प्लस 2 10, ये ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करो, इन सभी में अगर मैं बात करूँ CH4 की और C2H6 की, तो इन दोनों में कितने कार्बन हाइड्रोजन का डिफरेंस है? इन दोनों में CH2
एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, राइट। सिमिलरली अगर हम C2H6 और C3H8 को देखें तो इन दोनों में भी तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। सेम गोज फॉर C3H8 एंड C4H10, इन दोनों में भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, राइट। ये जो हमारे पास इस तरीके की सीरीज होती है जिसमें हर कंसिक्वेंट जो कंपाउंड है उसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है, तो हम उसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अल्केन के लिए होगी, ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों में मिल सकती है। अल्केन तो आपके सामने है, इस तरीके से है, ठीक है। अब देखते हैं अल्कीन में। C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 एंड सो ऑन। तो आप इसके अंदर देखो दोनों में कितना है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इन दोनों में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, इन दोनों में भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, और आगे भी आपको ऐसे ही मिलेगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको कंसिक्वेंट जो कंपाउंड है उसके लिए ये चीज़ मेजर कर मतलब आप देख सकते हैं। जैसे कि C2 और C3, 2 के बाद 3 आता है तो 2 3 में देख सकते हो, 3 4 में देख सकते हो, 4 5 में देख सकते हो। सिमिलरली 5 6 6 7 6 मतलब इस तरीके से देख सकते हो। ऐसे नहीं करना कि C3 और C5 में मेजर करने लग गए, उसके लिए नहीं है। कंसिक्वेंट जो है 2 के बाद 3 आता है, उसके साथ में 4 आता है, 5, ऐसे इनके लिए है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है हर कंसिक्वेंट पेयर में। तो फिर हम कहेंगे कि ये भी हमारी कौन सी सीरीज़ है, होमोलॉगस सीरीज। ऐसे ही आप अल्काइन के लिए बना के देखो तो वहाँ भी आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। देन हमारे पास है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर मतलब कि कार्बन के कुछ कंपाउंड होंगे और उन कंपाउंड का हम नामकरण करेंगे, उनका नाम हम बताएंगे कि इस कंपाउंड का ये नाम होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि आपको पूरे कंपाउंड में ये देखना है कि कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि अगर एक कार्बन हो तो उसके लिए हम मेथ टर्म यूज़ करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, ठीक है, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, वैसे वैसे इस तरीके से। तो पहले हमें देखना है कि हमारे गिवन कंपाउंड में कितने कार्बन हैं। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे गिवन कंपाउंड के अंदर क्या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप यही जो आप अभी पढ़ के आए हैं पीछे, ये सभी जो हमारे थे ये क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो हमें फिर देखना है कि हमारे कंपाउंड के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फिर उस फंक्शनल ग्रुप का क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगाना है या सफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स देखो इसके नाम से पता चल रहा है, फिक्स मतलब अटैच होना और प्री मतलब पहले। प्रीफिक्स मतलब वो नाम या वो वर्ड्स जो कि पहले लगेंगे, मतलब नंबर ऑफ कार्बन आटम से पहले। और अगर सफिक्स के लिए बोल रहे हैं तो सफिक्स का मतलब है कि जो नाम लिखने के बाद लगेंगे। देखो कैसे, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड में सफिक्स लगता है अल, मतलब पूरी कार्बन टर्म बता देंगे। अगर एक कार्बन है तो मेथ, मेथ के बाद में अल, ठीक है। ऐसे कीटोन है तो ओन, कार्बोक्सिलिक है तो ओइक एसिड, अल्कोहल है तो ओ एल। इसमें कंफ्यूज मत होना, अल्कोहल में ओ एल लगता है, अल्डिहाइड में ए एल लगता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। और जितने भी हमारे ये होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इन सभी का लगता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कि पहले अटैच हो जाएगा, तो इनके लिए क्लोरो, ब्रोमो ये चीज़ें लगेंगी, ओके। नेक्स्ट देखो, देन कहता है कि अगर आपका सफिक्स लग रहा है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में
फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगेगा, और सफिक्स जो है ये अगर किसी वॉवल से शुरू होता है, वॉवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे पास क्या है, वॉवल्स हैं। अगर आपका सफिक्स जैसे ओ एल, ये ओ से शुरू होता है, ओ एक वॉवल है, अल ए से शुरू होता है, ए एक वॉवल है, ऑन ओ से शुरू है, ओ वॉवल है, ओइक एसिड ओ से शुरू है, ओ भी एक वॉवल है। तो ये सभी किससे शुरू हो रहे हैं, ये वाले, ये कोइंसिडेंटली शुरू हैं। जैसे क्लोरो हो तो क्लोरो का प्रीफिक्स लगता है, वो कोई वॉवल नहीं है, सी कोई वॉवल नहीं है, ठीक है। ये जो शुरू हो रहे हैं, ये शुरू हो रहे हैं वॉवल से। तो आपको क्या करना है कि जो आप पहले नाम लिख रहे थे, जैसे मीथेन था, तो उसमें से लास्ट का देखो, जैसे यहाँ है प्रोपेन अगर है तो इसका ई जो है, ये ई आप हटा देंगे और इसके पीछे लगा लेंगे ऑन, तो पूरा नाम बन जाएगा प्रोपेनॉन। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो अगर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, अब आप ये बताओ कि ऊपर जो पर्पल कलर से मैंने लिखा है उसमें कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉप यूज करते हैं। सभी सिंगल बॉन्ड है, हालांकि ये डबल बॉन्ड है पर ये तो फंक्शनल ग्रुप है, वैसे तो ये सिंगली बॉन्डेड है पूरा, तो हम लगाएंगे एन, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी प्रोपेन, और फंक्शनल ग्रुप जो है इसके लिए सफिक्स लगेगा ऑन। आपका जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, ओ वॉवल से, इसका मतलब आप इस ई को हटा देंगे और अब पूरा नाम बन जाएगा प्रॉप एन ऑन। ये बीच में स्पेस मत देना, कंप्लीटली इसको बोलेंगे प्रोपेनॉन, इस तरीके से करना होता है, ठीक है। ये सब तभी है जब हमारे पूरे कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड है, मतलब फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी पूरा सिंगली बॉन्डेड है। अगर ऐसा ना हो कि सभी सिंगली बॉन्डेड नहीं है, जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रॉप, लेकिन इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है तो अब इसमें प्रोपेन नहीं लिखा जाएगा, इसको प्रोपाइन लिखा जाएगा। या अगर होता ऐसे, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, प्रॉप इन लिखते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना तो इन आ गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ गया, इन नहीं लगाना आप इसके अंदर। देखिए ये आपको पूरी टेबल गिवन है, इसे आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। लर्न तो क्या करनी है, समझनी है बस। जैसे देखो हलो अल्केन, कोई अल्केन है सिंगली बॉन्डेड है और उसमें कोई हलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो, हलोजन अपने पास 4 ही होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। अल्केन मतलब सिंपली जैसे CH4, देन आपका अल्केन वाली जो पूरी सीरीज थी ना, C2H6 C3H8, ये वाली, उनके अंदर अगर ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लगे हुए हैं तो उसके लिए कह रहा है कि आप इसका प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली इनका तो प्रीफिक्स ही लगता है, तो हम इसको यूज़ करते हैं क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, इस तरीके से। जैसे इसके अंदर देखो ये अगर कंपाउंड गिवन है, आप इसे शॉर्ट में लिखते तो ऐसे भी लिख सकते थे CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है। दोनों में से कैसे ही लिख लो, दोनों एक ही बात है, ये ओपन करके लिखा है, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, जैसे क्लोरीन दिखे तो क्लोरीन तो पहले आएगा, ठीक है। तो क्लोरो, टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3। अब ये क्लोरीन का C, इसको कार्बन मत मान लेना, वो क्लोरीन का सिंबल है, C तो हमने उसके लिए लिखा है, कार्बन नहीं है ये, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। तो 3 कार्बन, इसीलिए प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, तो बन गया क्लोरो प्रोपेन। ऐसी क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो ब्रोमोप्रोपेन बन जाता, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो,
अल्कोहल, अल्कोहल वाले में क्या है कि इसका सफिक्स लगता है ऑल, ये मैंने आपको बता ही दिया था। जैसे हमें ये दिया हुआ है तो हम इसमें OH, इसको पहले ही ऐसे बॉक्स बना लो तो देखने में आसानी हो जाएगी। सफिक्स मतलब कि ये बाद में अटैच होगा, OL जो है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन, इसलिए प्रॉप। तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, और आप लिखेंगे देखो इसको प्रॉप एन, और फिर OH के लिए ऑल आएगा, तो ऑल आएगा तो ये E यहाँ से हट जाएगा और सिंपली OL को हम अटैच कर देंगे। प्रोपेनॉल आपका मतलब इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। अल्डिहाइड सफिक्स लगेगा अल, ग्रुप कौन सा होता है CHO, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C⋯OH इस फॉर्मेट में। तो ये लगेगा C, देखो 1 2 3, ये इसको इंक्लूड करना है, इसको बाहर मत छोड़ देना आप कि ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया इसको निकाल दो, नहीं, ये CHO वाला जो है ये कार्बन इंक्लूडेड होता है उसमें, ठीक है, चेन के अंदर आएगा। तो 1 2 3, 3 कार्बन, तो इसलिए प्रॉप, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इसीलिए एन, और क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप तो है ही तो उसका अल लगेगा, अल लगेगा तो अल लगा दिया, और वही अगेन प्रोपेन था, ई हट के AL आ जाएगा, प्रोपेनल बन जाएगा। सेम इसी तरीके से प्रोपेनॉन, ये हम पीछे बना के आए हैं अभी, और इसी फॉर्मेट से प्रोपेनोइक एसिड ये भी बन जाएगा, ठीक है। और यही इसी से प्रोपीन बनेगा और प्रोपाइन भी बनेगा, ये दोनों तो अभी हमने देखे ही थे, राइट। नेक्स्ट देखिए हमारी कुछ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले आता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या है कि कार्बन की वो रिएक्शंस जिसके अंदर कार्बन रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन और उससे बना लेता है, या हम कहें कि रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन या कार्बन का कोई कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, बर्न होगा, और देन वो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनाएगा दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में जो भी मतलब बाय प्रोडक्ट्स होंगे थोड़े बहुत वो, और साथ में हीट, रिमूवल ऑफ हीट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पूरी रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे दी हुई है विद एग्जांपल कि अगर आपने ले लिया है, अगर हम सिंपल कार्बन लेते हैं तो विद ऑक्सीजन ये बना लेगा CO2, और यहाँ पे हीट और लाइट जो है वो रिमूव होगी। लेकिन अगर हम CH4 लेते हैं यानी मीथेन लेते हैं तो इससे बनता है CO2, वो तो फिक्स है ही, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे रिमूव होता है और अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट। वहीं अगर हम लेते हैं CH3CH2OH, नाम क्या होगा इसका, CH3CH2। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आप यूज करते हैं एथ। यहाँ पे C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मुझे कैसे पता सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि बच्चों अगर ये डबल बॉन्ड होता C⋯C और साथ में OH, तो देखो इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए ना, तो एक हाइड्रोजन होता है इसके साथ में, और इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो बन ही चुके, यहाँ पे होता H2, यानी ये होता CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इस तरीके से लिखा होता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन 3 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड ही है। सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ लगाएंगे एन, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है OH, अल्कोहल, अल्कोहल का सफिक्स लगेगा, सफिक्स होगा OL, तो OL। O क्योंकि अपने आप में एक वॉवल है तो E यहाँ से रिमूव हो जाएगा और नाम बनेगा इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो इससे हमारे पास बनेगा अगेन वही रिमूवल ऑफ CO2, साथ में वाटर और हीट और लाइट तो है, ठीक है। अब देखो ये जो जलने वाली मतलब पूरी रिएक्शन है, ये जो कंबशन रिएक्शन है, अगर हमारे पास हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी हम अल्केन्स की बात करें, तो अल्केन की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो उनसे एक क्लीन फ्लेम मिलती है, मतलब साफ सुथरी सी, ये जो यहाँ पे हीट और लाइट है, क्लीन आपको फ्लेम मिलेगी। वहीं अगर आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को बर्न करेंगे, यानी जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको येलो फ्लेम मिलेगी
और येलो फ्लेम के साथ बहुत सारी ब्लैक स्मोक भी होगी। वो जो जैसे हम लकड़ी जब जलाते हैं लोड़ी वगैरह पे, तो होता है ना आग के साथ में ब्लैक कलर के छोटे 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 पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं सूट, या आप बोल सकते हो सूटी डिपॉजिट। तो इस वाली फ्लेम में यानी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को अगर हम इस रिएक्शन में लेंगे, कंबशन रिएक्शन में लेंगे, तो फिर हमारे पास येलो फ्लेम होगी और उसके साथ में सूटी डिपॉजिट्स भी होंगे। ठीक है, देखो पहले घरों में क्या होता था कि ये जो केरोसिन के स्टोव होते थे जहाँ पे केरोसिन ऑयल डाला जाता था वगैरह, तो उनके अंदर क्या होते थे, छोटे छोटे से इनलेट्स होते थे जहाँ से एयर जो है वो पास हो सकती थी, मतलब आ जा सकती थी। उससे क्या होता था कि जब हम उसको बर्न कर रहे हैं तो वो जो मिक्सचर बर्न होगा उसके अंदर केरोसिन, उसके साथ में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से आपकी जो फ्लेम है वो एक नीट एंड क्लीन फ्लेम होगी और उसका कलर होगा ब्लू। जब भी ये जो पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, ये बंद हो जाते हैं, इनके बंद होने से क्या होगा कि अब एयर नहीं आ पाएगी, यानी ऑक्सीजन रिच कंटेंट नहीं है हमारे पास। और अगर हमारा ऑक्सीजन रिच नहीं है, वो जो फ्यूल हम दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो बर्तन है, जो भी पतीला आपने रखा हुआ है, उसका नीचे का सरफेस जो है वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाएगा। तो कभी कभार क्या है कि ये जो ब्लैक होना शुरू हो जाता है वो ब्लैक उसी की वजह से होता है। ठीक है, किसी भी यूटेंसिल का जो बॉटम है वो ब्लैक हो गया। नेक्स्ट अपने पास है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो देखो जैसे ये रिएक्शन है CH3CH2OH, क्या है हमारे पास, इथेनॉल। इसको आपने ट्रीट कराया अल्कलाइन KMnO4 से, साथ में थोड़ी हीट थी। ठीक है, या तो आप ये डालो या आप दूसरी चीज़ डाल सकते हो, ये सेकेंड ऑप्शन आपके पास, एसिडिफाइड K2Cr2O7 अलॉन्ग विथ हीट। ठीक है, इनमें से कोई भी एक पास कराओ, उससे क्या होगा, इथेनॉल विल गेट कन्वर्टेड इनटू, 2 कार्बन है ना यहाँ भी, इथेनोइक एसिड। ये इथेनॉल और इथेनोइक में आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास OH, एक ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें देखो तो 2 ऑक्सीजन है, यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि इथेनॉल में एक और ऑक्सीजन ऐड कर दो तो इथेनोइक बन जाएगा। ये जो पूरी रिएक्शन हुई है इसमें इथेनॉल में एक ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमें पता ही है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो हम कहेंगे दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो सब्सटेंसेस जो कि दूसरे में ऑक्सीजन को ऐड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं या दूसरे में ऑक्सीजन ऐड करवा देते हैं, उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये जो हमारे पास है अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Some substances capable of adding oxygen to others, these substances are called oxidizing agent. ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 का पूरा नाम पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर अगर हम K2Cr2O7 की बात करें तो इसे कहेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये इनके नाम है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ चीज़ ऐड हो रही होगी। जैसे इस रिएक्शन से देख लो, यहाँ डबल बॉन्ड था CCRRR, यहाँ हमने निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2 दिया, देते ही क्या हुआ कि हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर गया। प्रोडक्ट से देख सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस है, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे है। सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया है, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, एडिशन रिएक्शन बोला जा रहा है। ये रिएक्शन बड़े काम की है। इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट में कैटलिस्ट देना पड़ता है। कैटलिस्ट भी कौन सा, निकल कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट अपने आप में एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि पूरी रिएक्शन को चेंज नहीं करता, बस उसको स्पीड अप कर देता है। मतलब अगर पहले रिएक्शन होने में 10 मिनट लग रही थी तो विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट अब इस रिएक्शन को जल्दी ही 1-2 मिनट में आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो रिएक्शन के रेट को, उसकी स्पीड को चेंज करना ये कैटलिस्ट का काम होता है। हालांकि जो भी बनने वाला प्रोडक्ट है उसमें कैटलिस्ट कोई चेंजेस नहीं ला सकता, जो पहले बन रहा था वो ही बनेगा। जैसे कि अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे पहले अल्कीन है रिएक्टेंट, अब उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक अल्केन है। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, ओनली रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप निकल भी ले सकते हैं, निकल अपने आप में एक मेटल है, या फिर पैलेडियम भी ले सकते हैं। इन दोनों को यूज़ किया जाता है ऐसी रिएक्शन के कन्वर्जन के लिए। ये रिएक्शन हम कर क्यों रहे हैं? देखो, जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। अब ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है जनरली इनके अंदर लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है, मतलब कि ऐसी चेन जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके। और एनिमल फैट जो होते हैं, एनिमल फैट के अंदर होती है सैचुरेटेड कार्बन चेन। ये जो एनिमल फैट होता है दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी, या फिर हम कहें कि सैचुरेटेड कार्बन चेन वाले जो ऑयल हैं वो बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, जबकि अनसैचुरेटेड वाले अच्छे होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कुछ वेजिटेबल ऑयल्स की जब वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसमें लिखा होता है हेल्दी ऑयल। ये हेल्दी चीज़ जो है ये कैसे वो डिफाइन कर पा रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस किसी में भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, यानी सी सिंगल बॉन्ड सी अगर प्रेजेंट है, तो वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। वहीं अगर हम कोई भी कुकिंग ऑयल ले रहे हैं तो उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए, उसमें अनसैचुरेशन होनी चाहिए, यानी सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अनसैचुरेटेड ऑयल जो होते हैं दे आर गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, जैसे हमने बहुत पहले एक बार पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चैप्टर 1 के अंदर, ये कुछ ऐसा ही है। देखो CH4 विद Cl2, तो ये करेगा क्या, CH4 यानी कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, Cl2 क्लोरीन और इसके साथ में एक और क्लोरीन, तो ये एक क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और उसकी प्लेस पे बैठ जाएगा। जब ये उसकी प्लेस पे बैठेगा तो CH3 तो पहले से ही है, एक Cl आ गया, बन गया CH3Cl। ऑल्सो ये जो हाइड्रोजन है ये Cl से कंबाइन करके बना लेगा HCl। इस तरीके की रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे एक कोई एटम या मॉलिक्यूल आया हो, उसने किसी एक एटम या ग्रुप को हटाया हो और उसकी प्लेस पे खुद बैठ गया हो। जैसे यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था लेकिन अब यहाँ पे क्लोरीन आ गया CH3Cl, ठीक है। अब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है। जैसे देखो, इथेनॉल के बारे में अगर हम स्टडी करें तो देखो, इथेनॉल अपने आप में एक लिक्विड होता है, मतलब अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें तो इथेनॉल कैसा है, लिक्विड इन नेचर है। इथेनॉल जो है वो अल्कोहल के एक बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब अल्कोहल बनाते हुए इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, ठीक है, उनको बनाते हुए इथेनॉल को ऐड किया जाता है, क्योंकि इथेनॉल एक अच्छा सॉल्वेंट है। अच्छा सॉल्वेंट होने का मतलब है कि कोई भी चीज़ इसमें डालो तो ये उन चीज़ों को अपने अंदर सोल्यूबल कर लेता है, मिक्स कर लेता है। इसी वजह से इसको हम मेडिसिन्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कफ सिरप्स में और बहुत सारे टॉनिक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अगर इथेनॉल की एक छोटी सी क्वांटिटी, थोड़ा सा अमाउंट भी आपने पी लिया तो इससे क्या हो जाता है, ड्रंकननेस हो जाती है। ड्रंकननेस मतलब कि वो नशा होने लग जाता है उससे, ठीक है। और अगर कोई इंसान लॉन्ग टर्म तक, मतलब लंबे टाइम तक इथेनॉल कंज्यूम कर रहा है तो उसको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती हैं। अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन देखें तो फिर सोडियम के साथ में इथेनॉल रिएक्ट करता है। सोडियम अपने आप में मेटल है, ऐसे सॉलिड फॉर्म में होगा। इथेनॉल इसके अंदर, मतलब इथेनॉल और सोडियम को रिएक्ट कराया तो ये मिक्स होकर के बना लेगा सोडियम इथॉक्साइड,
CH3CH2O नेगेटिव Na। यहाँ से जो OH था ये H यहाँ से हट जाएगा और इसके प्लेस पे आ जाएगा सोडियम। ठीक है, नाम क्या है इसका? सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगर हम इथेनॉल को रिएक्ट करा रहे हैं विद हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहा हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर 443 केल्विन, तो फिर क्या होगा? ये बना लेगा इथीन। 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, नाम क्या बना इसका? इथीन। क्योंकि यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ वाटर हुआ है, साथ में H2O निकल रहा है। वाटर क्या होता है? इसको क्योंकि वाटर का रिमूवल हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे डिहाइड्रेटिंग। पूरी रिएक्शन को बोलेंगे डिहाइड्रेशन, या हम इसको बोल सकते हैं दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक ऐसा एजेंट जो कि पानी को रिमूव कराने में हेल्प कर रहा है। तो हम कहेंगे हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि हमने जब हॉट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाला तभी यहाँ से पानी रिमूव हुआ ना। अगर आप ये ऐड नहीं करते तो इथेनॉल से अपने आप तो पानी वहाँ से रिमूव नहीं होता। तो वाटर मॉलिक्यूल कब रिमूव हुआ? जब आपने उसके अंदर हॉट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि हमारे पास क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इथेनॉइक एसिड की अगर हम बात करें तो इसका एक कॉमन नेम है। हर कंपाउंड के, ऑलमोस्ट हर कंपाउंड के देखो 2 नेम होते हैं, एक हो गया कॉमन नेम और एक हो गया IUPAC नेम। मतलब जैसे आपके 2 नेम होते हैं, एक तो ऑफिशियल जो आप अपने स्कूल में लिखवाते हैं, एक चिंटू पिंटू मिंटू जो भी आप घर पे कुछ ना कुछ नाम हो सकता है। ऐसे ही इथेनॉइक एसिड ये तो है ऑफिशियल नेम, ठीक है, और इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये बिलोंग कौन सी कैटेगरी से करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी से। यानी इसके पीछे भी एक ग्रुप, वो जो फंक्शनल ग्रुप है इसका, दैट विल बी COOH। ये फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ओके, अब इसके हम अलग अलग कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे हमने एक बनाया विनेगर। विनेगर बेसिकली क्या है? 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, यानी पानी के अंदर 5 से 8% सॉल्यूशन आप एसिटिक एसिड का ऐड कर देंगे तो वो जो बन जाएगा वो बन गया विनेगर। और ये विनेगर तो आपको पता ही है कि हमारे घर में जो अचार डलता है तो उनको प्रिजर्व करने के काम आता है, अचार के अंदर हम डालते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड होते हैं। एक हमने एसिड पढ़ा था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये सभी जो हैं HCl, H2SO4, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जबकि हम इनकी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, जैसे इथेनॉइक हो गया CH3COOH, प्रोपेनॉइक हो गया CH3CH2COOH, ये सभी क्या है? वीक नेचर के होते हैं, ये वीक एसिड्स हैं। इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन सबसे पहले कर रहे हैं इथेनॉइक एसिड विद इथेनॉल। इथेनॉल अभी पहले पढ़ा था। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को अगर आप मिक्स करेंगे तो ये एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन क्यों है? क्योंकि जो बनने वाला प्रोडक्ट है दैट इज एस्टर। क्योंकि प्रोडक्ट एस्टर बन रहा है तो हमने रिएक्शन का नाम रख दिया एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, अब इसको यूज कहाँ करते हैं? एस्टर देखो, ये जो एस्टर है बड़े काम की चीज़ है। इसकी ना एक स्वीट स्मेलिंग वो होती है, बहुत मीठी मीठी सी खुशबू होती है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि परफ्यूम्स बनाने में इसको यूज़ करते हैं। कहीं भी हमने कोई फ्लेवर बनाना है, फ्रूटी स्मेल कहीं ऐड करनी है तो फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो आपने अभी रिएक्शन लिखी है तो इस रिएक्शन में एक खास बात ये थी कि देखो ये एरो जो है ये 2 साइडेड है। जनरली जो रिएक्शंस हम देखते हैं तो उसमें ये वाला एरो होता है, इसको सिंगल हेडेड एरो बोलेंगे, या हम इसको बोलेंगे इररिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये दोनों तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल नेचर की है। रिवर्सिबल क्या है कि अगर आपने ये रहा
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको आप एस्टर के अंदर डालेंगे। ये जो आपका एस्टर बना है, जैसे ये एस्टर बन गया, अब इसके साथ में डाल दो CH3 COO CH3। देखो यही लिखा है मैंने, CH2 CH3, यही वाला एस्टर। एस्टर को ट्रीट करा दो विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा कि वापस से आपके ये दोनों प्रोडक्ट इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड बन जाएंगे। तो जब हम इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड में एसिड डालेंगे तो एस्टर बनेगा, और इसके अंदर अगर हमने डाल दिया बेस NaOH तो वापस हमारा ये सब बन जाएगा। इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये जो बेस के साथ जब हम करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उस रिएक्शन को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है सोप्स बनाने में, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, सपोनिफिकेशंस। ये जो सोप्स होती हैं ये क्या होती हैं, देखो एस्टर विद NaOH, इससे बना आपका इथेनॉल और इथेनोएट। अब ये इथेनोइक मत बोलना, इसको इथेनोइक एसिड नहीं है, ये बना है हमारा सोडियम इथेनोएट। ठीक है, सोडियम इथेनोएट को, इसका जो कॉमन नेम है, घर का नेम, वो है सोडियम एसीटेट। तो हमारी जो सोप्स होती हैं वो उनकी फॉर्मूला कुछ ऐसे होती है। ठीक है, और ये रिएक्शन तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी, जैसे ये बना है CH3COOH, एसिड है अपने आप में, NaOH बेस है, एसिड रिएक्ट विद बेस तो क्या बनता है, बेस रिएक्ट विद एसिड या एसिड रिएक्ट विद बेस, इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। सेम यहाँ पे हुआ है, NaOH एक बेस है, CH3COOH ये एक एसिड है, रिएक्ट किया, इससे बनेगा सोडियम इथेनोएट, सॉल्ट बना, प्लस में वाटर यहाँ पे रिमूव हो गया। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो कार्बोनेट क्या होते हैं, जैसे ये Na2CO3 तो हम इसे बोलेंगे कार्बोनेट, NaHCO3 तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि आगे सोडियम लिखा है तो पूरा नाम बन गया सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हमने एसिटिक एसिड को या फिर इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट कराया विद सोडियम कार्बोनेट तो इससे हमारे पास आएगा CH3COONA विद वाटर एंड CO2 CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये रहा, इसका कॉमन नेम है सोडियम एसीटेट। वहीं अगर हम NaCO3 के साथ करवाते हैं तो भी हमें सेम चीज़ मिलेगी, CH3COONA विद H2O and CO2। ओके, तो ये होती है कि ये जो एसिड है हमारा प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी इथेनोइक एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट। तो देखो होता क्या है कि हमारा कपड़ा जो होता है, जो भी हमें कपड़े वॉश करने होते हैं, उन पे क्या है, डर्ट पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं। ओके, और हम देन कुछ सोप यूज़ करते हैं, तो सोप को जैसे ही आप कपड़े पे रब करेंगे और ऊपर से थोड़ा पानी डालेंगे, उसको दोनों हाथों के बीच में मलेंगे, तो उससे आपका जितना डर्ट पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ बह करके चले जाएंगे। यही होता है पूरा फिनोमेना। हमें दिखता नहीं है बना हुआ, लेकिन हमारी उस टाइम पे वो जो हम सोप, पानी और ये सब होता है, तो ये वो जो वहाँ पे फॉर्मेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है, और इस पूरे को हम बोलते हैं मिसल। ये पूरा है क्या कि देखो जो सोप आपने दी है उस सोप के अंदर कुछ ऐसा होता है, गोलू गोलू टाइप। ठीक है, इसे हम कहते हैं हेड, और ये आपको दिख ही रही है, इसको हम कहेंगे टेल। ये जो टेल होती है इसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि ये ऑयल या डर्ट पार्टिकल्स को अटैच कर लेती है अपने से। ठीक है, अब उनके पास जा करके अटैच हो जाती है। और ये जो गोल गोल हेड है, इनकी प्रॉपर्टी है कि ये सराउंडिंग में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ये उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये उनकी तरफ फेस करके बैठ जाएंगे। तो जब ये ऐसा कुछ होगा तो वहाँ हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ मिसल, और मिसल फॉर्मेशन होने के बाद ये देखिए हुआ क्या कि ये पहले आपके पास पानी था, इसमें आपने ये कपड़ा डाला। सिर्फ पानी और कपड़ा डालने से यहाँ पे रिमूवल ऑफ डर्ट पॉसिबल नहीं है, साबुन हमें यूज़ करनी पड़ती है। सोप मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है जैसे इन्होंने ये दे रखा है,
टेल जो है अपने आप में हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब कि पानी को रिपेल करती है, पानी को अट्रैक्ट नहीं करती, पानी इसको अच्छा नहीं लगता, इसको अच्छा लगता है डर्ट मॉलिक्यूल्स या फिर ऑयली ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और ये जो हेड है हाइड्रोफिलिक, यानी इसको पानी पसंद है, इसी वजह से ये हाइड्रोफिलिक जो है, ये जो गोल गोल एंड है ये पानी की तरफ फेस कर लेगा, और ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये ऑयल या डर्ट पार्टिकल्स की तरफ फेस कर लेंगे। इसकी वजह से जितना भी डर्ट पार्टिकल होगा उसके साथ में कौन अटैच हो गया, सारी की सारी टेल्स। ऊपर से आपने डाल दिया पानी और आपने दोनों हाथों के बीच में उसको रगड़ भी रहे हैं। रगड़ने से क्या होगा कि पूरा मिसल जो है ये अपना बह करके सारे डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स को ले जाएगा, और हमारा जो कपड़ा है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। ये डायग्राम से दिखा भी रखा है, देखो ये पूरा ऐसे हुआ, देन सारी डस्ट के साथ में ये पूरे अटैच हो गए, ये पूरा मिसल फॉर्मेशन है, और देन आपका कपड़ा क्लीन हो गया, यहाँ से सारे डर्ट पार्टिकल निकल चुके हैं। इसी को कहते हैं क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। कि सोप जो है वो हमारी हेल्प कैसे करती है कपड़े को क्लीन करने में। अब देखो कभी कभार क्या होता है कि आपने सोप अपने हाथ पे ली, अच्छे से दोनों हाथों के बीच में मला और उसके बाद पानी चला दिया, लेकिन वो सोप जो है एक्चुअल में तो सोप ने आपके हाथ में पूरी अच्छी सी फॉर्म बना लेनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे फॉर्म बन ही नहीं रही। तो कभी कभार कुछ पानी ऐसा होता है जिसके अंदर वो फॉर्म या लेदर या आप उसको बोल सकते हैं स्कम, ये नहीं बन पाता। अगर ये नहीं बन रहा और उल्टा वो जो सोप थी वो साबुन ऐसे फट सी के आपके हाथ से निकल रही है, ये किसकी वजह से है? क्योंकि वो जो पानी है वो अपने आप में क्या है, हार्ड है। हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से सोप अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रही। पानी हार्ड या सॉफ्ट कैसे होगा, हमें कैसे पता? हम तो सीधे बोलते हैं कि पानी खराब है। वो खराब नहीं है, वो हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर की वजह से लेदर नहीं बन पाता है सोप का। अब ये जो पानी हार्ड होता है इसके दो रीज़न है कि उसमें या तो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट हैं। अगर आपके पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होंगे तो इसकी वजह से पानी हार्ड हो जाएगा, और अगर पानी हार्ड हो जाएगा तो आपको या तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोप यूज़ करनी पड़ेगी और या फिर आपको डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ेगा। अब डिटर्जेंट यूज़ करने की वजह से क्या होगा, डिटर्जेंट में ऐसा क्या खास है? डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, यानी कि देखो सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, या फिर अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अमोनियम या तो ये या फिर ये होता है डिटर्जेंट्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग इनमें भी क्या है, दोनों के अंदर वही वो चेन और वो वाला पार्ट जैसे आप पहले पढ़ के आए हैं, हेड और टेल वाला पार्ट, ठीक है। जो भी इसमें चार्ज्ड एंड है ये पानी के साथ में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, और जब वो पानी के साथ अच्छे से घुलेगा नहीं तो वो अपना इफेक्टिवली काम कैसे करेगा? और अगर इसने मिसल अच्छे से नहीं बनाया तो फिर मिसल नहीं बनेगा तो डर्ट पार्टिकल रिमूव कैसे होंगे? इसीलिए हार्ड वाटर में थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।